एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ नवीन कुलकर्णी, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, काफ़ी ट्रबल टाइम्स रहे हैं मार्केट के लिए, लेकिन पिछले 2 दिन क्या ये आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं क्या कि चलिए द वर्स्ट इज़ ओवर और मार्केट यहाँ से शायद चलने को तैयार है, या फिर ये रैली वापस आपको लग रहा है एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी? जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, हम दो टेक्निकल फैक्टर्स ट्रैक करते हैं। एक है जो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 200 डे डीएमए के ऊपर कितना ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज ये 54% होता है और करीब करीब ये नंबर 18-19% के करीब पहुंच गया था। हमने देखा है कि ये टॉप आउट 85 टू 90% के जोन में करता है और बॉटम आउट ये 15 से 20% के बीच में ये बॉटम आउट हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट हो, जैसे कोविड हो या जीएफसी हो, उस टाइम पे ये नंबर उसके नीचे जाता है, लेकिन वहां से भी ये ज्यादा करके बाउंस बैक कर जाता है। तो टेक्निकल फैक्टर तो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। फिर इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि वैल्यूएशन वाइज अभी जो निफ्टी है वो ट्रेड कर रहा है जस्ट लेस देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव नॉर्मल, और जो बैलेंस शीट की क्वालिटी है कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन भी जस्टिफाई करता है। ऊपर से ये जो वैल्यूएशन चल रहा है वो लास्ट 5 ईयर मीन के करीब भी है, तो वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रहे हैं। सिर्फ फोकस ये था कि ग्रोथ कितना खराब हो रहा है, और ये क्वार्टर के नतीजे जो मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर के नतीजे लगभग ठीक ही है और ग्रोथ पिकअप होने की संभावना दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट काफी क्लियर कट बेस पैटर्न बना चुका है और यहाँ से निवेश करेंगे तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। सर, स्पेशली मिड कैप को लेकर आपकी क्या राय है? कल तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी मिड कैप स्मॉल कैप की। जिस तरीके से बाजार पे बिकवाली हावी हुई हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, मिड कैप ज़्यादा पिटे। मिड कैप पे आपकी राय? जहाँ तक मिड कैप्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे तो 2023 में मिड कैप स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर थे। 2024 में भी मिड कैप स्मॉल कैप दोनों टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली हुआ है, कंटिन्यूअसली 2 साल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी रहना। तो उस हिसाब से एक करेक्शन, वैल्यूएशन वाइज करेक्शन आना काफी लॉजिकल था, और वो इस साल के स्टार्टिंग में ही आ गया। जैसे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 15% के करीब निकल गया था, गिर गया था। मिड कैप भी राउंड अबाउट एक सिमिलर जोन में गिर गया था। तो उस हिसाब से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में काफी एरियाज है जहाँ पे वैल्यू क्लियर कट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और थोड़ा अभी यहाँ से क्वालिटी और अर्निंग्स वाइज स्टॉक्स ज्यादा चलेंगे। अ, ऐसा नहीं कि रनअवे रैली होगी मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे निवेश करेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे नेक्स्ट 1 से 2 साल में। चलिए कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज रात को फेड का डिसीजन आना है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि अब हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है उसके लिए, और वो जो एफआई की लगातार सेलिंग रही है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या भी होगा आपका? जहाँ तक एफआई का सवाल है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो ऑफ कोर्स कंट्री का वैल्यूएशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे एफआईएस का फोकस होता है, और दूसरा जो की फोकस होता है वो डॉलर के ऊपर भी होता है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि बजट भी काफी क्रिटिकल एंगल होगा, ये जहाँ पे करेंसी स्टेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड इसके अलावा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो नेक्स्ट ईयर के हम बनाएंगे, उसकी वो फैक्टर के लिए भी बजट एक क्लियर कट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। ये ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बजट प्रो ग्रोथ होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफआईआईज का जो सेलिंग है, ये नेक्स्ट 1 से 2 महीने में रिवर्स होता हुआ दिख सकता है हमें।
जी सर, आपने कहा एफआईज की जो सेलिंग है वो रिवर्स होते दिख सकती है। साथ ही आपने कहा कि मिड कैप में आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं जहाँ पे बेट लगाई जा सकती है। कौन से स्टॉक्स होंगे सर जो आपके रडार पर है? जहाँ तक मिड कैप्स का सवाल है, वहाँ पे ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ स्टॉक्स है जो हम हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। सो जैसे कि फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर में स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो अभी भी ठीक आ रहे हैं। जैसे एमी ऑर्गेनिक्स ने कल नतीजा दिया जो बहुत ही स्ट्रांग था। इसके अलावा जो वाइड रेंज ऑफ कंपनीज जो हम होल्ड करते हैं, जैसे कि इंडस टावर्स है हमारे पोर्टफोलियो में जो काफी बड़ा पोजीशन है। उसके नतीजे भी काफी अच्छे थे, नए एरियाज में एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो यील्ड बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो नतीजे मैं वही बोल रहा हूँ कि ओवरऑल ये क्वार्टर में काफी ठीक रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स कम रहे हैं एक दो एरियाज को छोड़ के, जहाँ पे एक्सपेक्टेड भी था कि डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू है काफी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और निवेश करने पर रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। ओके, मीनवाइल सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर लगती हुई वो जो बात हमने की थी कि एथेनॉल कीमतें बढ़ाने का प्रपोजल आज कैबिनेट में आएगा, वो अप्रूव हुआ है। कुछ ही देर में लक्ष्मण जी को वापस जोड़ेंगे और इस खबर को रिविजिट करेंगे, लेकिन उस खबर पर मुहर लगी है। आई थिंक बलरामपुर चीनी और बाकी शुगर स्टॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो शुगर इंडस्ट्री की मांग थी, स्पेशली जो गन्ने से बनने वाला मोलासिस है, उसको लेकर भी कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो वो एक पॉजिटिव है। नवीन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर आपका क्या व्यू है इस समय? काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एक स्पेस है जहां वैल्यूएशन काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन न्यूज़ फ्लो कई बार थोड़ा ख़राब हो जाता है। क्या व्यू रहेगा आपका इन स्टॉक्स पर? जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। हमारे पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स एचपीसीएल है जिसके नतीजे बहुत ज्यादा स्ट्रांग आए थे। इसके अलावा उसके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी अच्छे आए थे। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दो प्ले पे डिपेंड करता है। एक तो उनका क्रूड प्रोक्योरमेंट कैसा है, अगर खुद ही रिफाइन कर रहे हैं तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के ऊपर भी नतीजे डिपेंड करते हैं। और दूसरा ओवरऑल ऑयल प्राइसेस पे भी मार्केटिंग मार्जिन्स डिपेंड करते हैं। जहाँ तक ऑयल प्राइसेस का सवाल है, मुझे लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस बिनाइन रहेंगे। उस हिसाब से जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशंस काफी चीप है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। तो यहाँ से रिटर्न बनने की संभावना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्पेशली स्टॉक्स लाइक एचपीसीएल, मुझे लगता है कि बहुत हाई है। ठीक है। सर, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? जोमेटो में देखिए आज अच्छा मूव देखने को मिला निचले स्तरों से। इस स्पेस को लेकर आप क्या स्ट्रैटेजी या फिर कोई क्या रणनीति बताना चाहेंगे? जहाँ तक क्विक कॉमर्स का सवाल है, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। एक तो ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कैसे पैन आउट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल कंपनीज का ग्रोथ कैसे चेंज हो सकता है। और दूसरा ओवरऑल एक वैल्यूएशंस का भी एंगल हमको देखना चाहिए। तो उस हिसाब से जोमेटो जो करंट लेवल्स पे है, वैल्यूएशन वाइज तो अभी भी स्टॉक चीप नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जो कैपेबिलिटी जोमेटो की एग्जिस्ट करती है, उस हिसाब से रिस्क रिवार्ड वाइज आई वुड से जोमेटो वेल प्लेस्ड है। बट ऑफ कोर्स ये अगले एक दो क्वार्टर के नतीजे को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। बिल्कुल। ये जो पूरा कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तो खैर गलत हो गया, पर जो पूरा डिबेट चल रही है एआई को लेकर, डीप सेक वर्सेस चैट जीपीटी, इसमें आप किस तरीके के मौके आपको लग रहा है कि भारतीय कंपनियों के लिए रहेंगे, मौके या थ्रेट्स, स्पेशली आईटी कंपनीज को लेकर? जहां तक एआई का सवाल है, अगर मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूं तो अगर एआई की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है तो वो एक स्लाइट नेगेटिव हो सकता है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए। क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज का एक जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वो ये है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो बहुत ही लो है। अगर एआई की रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी और चिप्स की अगर हाई रहेगी तो उस हिसाब से एआई को compete करना विद इंडियन आईटी कंपनीज थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। एंड इवन देन देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। अगर एआई की ओवरऑल एक्चुअली कॉस्ट काफी कम हो जाती है तो ये एक स्लाइट नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स है ये अभी भी बहुत नए हैं और इस पे कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अदरवाइज मैं लॉन्ग टर्म सोचूं तो इंडियन आईटी कंपनीज को बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं है एआई का।
बट ये कॉस्ट फैक्टर के ऊपर फोकस रखना चाहिए एंड उसके ऊपर ध्यान देके आगे के नतीजों के हिसाब से कॉल लेना चाहिए। ठीक है। नवीन जी, ये बजट से पहले ना पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी चलते हैं, लेकिन इस बार वैसा कुछ दिखा नहीं हमें बाजार में। और पीएसयू एज ए स्पेस, चाहे वो बैंक्स हो, एनर्जी हो, डिफेंस हो, काफ़ी गिरावट झेली है। तो वैल्यूएशन वाइज अभी सही लग रहे हैं आपको? क्या बजट से पहले या बजट के बाद आपको लगना चाहिए आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? तक सवाल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर डिफेंस स्पेस की बात करें तो वो अभी भी महंगे हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो काफी सस्ते हैं। तो वेरी करता है क्या एरिया हम देख रहे हैं और क्या फोकस एरिया है। तो उस हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि जो पीएसयू बैंक्स है, इन जनरल मुझे लग रहा है कि बैंकिंग के वैल्यूएशंस काफी चीप है। जो मार्केट में जो डिपॉजिट के जो चैलेंजेस थे वो स्लोली स्लोली ईज आउट होंगे, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस अट्रैक्टिव हो सकता है और यहाँ से रिटर्न्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अच्छे बन सकते हैं। ठीक है। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने अच्छी तरीके से देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। और निफ्टी की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे